मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जहां पर हम लोगों की पिछली वीडियो छूटी थी उसी के आगे हम लोग बात करते हैं और बात करते हैं कि हिंदी जो जीआईसी मेंस में रिटन पेपर होने वाला है, 50 नंबर का निबंध आपसे आएगा और 50 नंबर का जो है वो व्याकरण आएगा हिंदी से। तो 100 नंबर का हिंदी आपसे पूछा जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के आप हों। देखिए, पिछले जितने भी पेपर जीआईसी का हुए हैं उनमें जो निबंध पूछे गए वो 6 के 6 हम लोगों ने कर लिए हैं। आज मैं अपने पास से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पर बात कर लेंगे। आज सूखा, आपदा एवं निवारण पर हम लोग बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हम आपको बता दें कि पर्यावरण वाला जो टॉपिक शामिल किया गया है, उस पर्यावरण में आप ये मत समझिए कि पर्यावरण पर टॉपिक पर आएगा। पर्यावरण क्षेत्र जो है वो शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। इसका मतलब पर्यावरण में जैसे सूखा भी आ सकता है, पर्यावरण में बाढ़ का भी समस्या आ सकती है, पर्यावरण में जो है जलवायु जो है परिवर्तन भी आ सकता है, और तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आप जो है वो पर्यावरण से अकेले कम से कम 4 से 5 आपको निबंध तैयार करना होंगे। देखिए, सूखा पर तो तैयार करना ही करना है, बाढ़ पर आपको तैयार करना ही करना है, ये 2 हो गए। भूस्खलन है जो, उस पर आपको, भूकंप जो है उस पर आपको तैयार करना ही करना है। भूकंप जो भूस्खलन है, भूस्खलन है, तो उसमें तो पीछे पूछ भी चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सूखा। और सूखा और बाढ़ लगभग एक दूसरे के अपोजिट है, हेडिंगें वही रहेंगी। एक अगर तैयार कर लिया तो दोनों तैयार हो सकते हैं। देखिए, बाकी आप जितना है हमसे हो सकेगा, अब ये हम टॉपिक बंद करके अब आप पठित वाला जो चीज़ें पूछी जाएंगी 20 नंबर की, उसको कवर कराने के लिए वीडियो लाने शुरू करेंगे। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें 1-1 नंबर की होती है वो हम पढ़ा भी चुके हैं। और नोट्स जो आप लोगों के पास है हिंदी का भी और साथ साथ में इसका उर्दू का, उसमें ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। उसको जो नंबर स्क्रीन पर दिखता है मंगा लीजिएगा और उसी से तैयार कर लीजिएगा। अगर है आपके पास तो फिर उसी से आप पढ़िएगा। आप अपने आप तैयार करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। नोट्स का उपयोग अगर करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है तो तैयारी करने के लिए तो उर्दू और हिंदी दोनों के नोट्स आप मंगा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सूखा। तो प्रस्तावना में अगर सबसे पहले देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं, देखिए ये पहली लाइन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ की आ जाए, चक्रवात आ जाए, भूस्खलन आ जाए। तो देखिए 4 तो यहीं पर आपको दिख ही रहे हैं। ये चारों टॉपिक चीज़ें हैं, ये पर्यावरण के क्षेत्र में आती हैं। तो आप बाढ़ पर, भूकंप पर, चक्रवात पर, भूस्खलन पर, इन पर जो है ज़रूर टॉपिक तैयार कीजिएगा पर्यावरण से। तो अब आगे देखिए, तो इसमें क्या है, गंभीर चुनौतियां हैं। बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन की भांति सूखा भी एक ऐसी आपदा है जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, किंतु उसके परिणाम अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक होते हैं। देखिए, सूखा सच में धीरे धीरे दिखाई है, यानी 50 सेमी से नीचे जो वर्षा होती है तो वो सूखा के ही क्षेत्र में आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है, वही 50 सेमी से कम होती है, तो ये चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो, होती है, और जल संसाधनों की उपलब्धता घट जाती है, तब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि, देखिए कृषि पर सबसे ज़्यादा सूखे का प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ और कृषि, बाढ़ और भूकंप, बाढ़ और साथ साथ में सूखा, इन दोनों का सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो कृषि ही प्रभावित होगी। उसके बाद में पशुपालन है, फिर जल आपूर्ति है, फिर पर्यावरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब अर्थव्यवस्था में आप जब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाएगा सूखे का, तो कई चीज़ों हैं। ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए खान पीन की समस्याएं हो जाएंगी, एजुकेशन उनको अच्छी नहीं मिल पाएगी, स्वास्थ्य उनको अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूखे की वजह से उनके अंदर जो है गरीबी आएगी और गरीबी से ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिमाग लगा करके भी लिख सकते हो। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित जल उपयोग के कारण वर्तमान समय में सूखे की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। अतः इसके कारणों, प्रभाव एवं निवारण उपायों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो इसके उपाय और निवारण क्या है, उनका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है हर नागरिक के लिए। अब सूखे का अर्थ एवं स्वरूप, तो ये छोटी सी बातें लिख सकते हो। स्वरूप क्या है, सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा सामान्य से कम होती है। ये जो भूमिका में ऊपर लिखी गई बातें हैं वही चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिससे भूमि में नमी की कमी, जल स्रोतों का सूखना तथा कृषि उत्पादन में गिरावट आती है। यह केवल वर्षा की कमी नहीं बल्कि जल संसाधनों के असंतुलन की स्थिति भी है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब सूखे के प्रकार देखो, सूखा कितने प्रकार का होता है।
अब सूखे के अलग अलग प्रकार हैं, सामान्य सूखा होता है, निम्न सूखा होता है, उच्च कोटि का सूखा, मतलब उसमें आप अपने पास सभी चीज़ें डाल सकते हो। मौसमी सूखा हो सकता है, कृषि सूखा हो, मतलब ये सारी चीज़ें सूखे के प्रकारों में देखिए, सूखे को सामान्यतः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मौसम संबंधी सूखा, यानी सामान्य से कम वर्षा होने पर मौसमी सूखा क्या होगा, सामान्य से वर्षा जो कम होगी तो वो मौसमी सूखा है। कृषि सूखा, तो मिट्टी में नमी की कमी के कारण फसलें प्रभावित होना। तो अब आगे देखिए, इसमें जल वैज्ञानिक सूखा, तो नदियों, झीलों, तालाबों तथा भूजल स्तर में कमी आना, तो ये किस में आता है, तो जल वैज्ञानिक सूखे के अंतर्गत आता है। अब आगे सामाजिक आर्थिक सूखा, जल की कमी के कारण आजीविका, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था प्रभावित होना, तो ये कारण भी हैं सूखे के या प्रकार भी हैं। तो सूखे के प्रकारों का मतलब इन चीज़ों को इफेक्ट डालता है ये सूखा। भारत में सूखे की स्थिति अगर देखेंगे तो भारत की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही बात है, मानसून पर भारत की कृषि निर्भर है, यानी जैसी पहली बारिश होती है उसके बाद ही धान लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक किसान धाने, मान लीजिए 21 जो है जून को मानसून आने की बात है, तो अगर कभी कभी ये मानसून जून के बजाय कहीं 10 जुलाई तक चला गया तो धान लगने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो पाती है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर उत्तराखंड, ये जो भी क्षेत्र इधर अपनी पश्चिम साइड में पड़ते हैं उन सभी की यही स्थिति है। अब भारत की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि वर्षा समय पर ना हो या सामान्य से कम हो तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखंड क्षेत्र समय समय पर सूखे से प्रभावित होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का असमान वितरण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब ये चीज़ देखिए, सूखे के प्राकृतिक कारण, तो ये पॉइंट के हिसाब से आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, सूखे के प्रमुख प्राकृतिक कारणों में से देख लीजिए क्या है, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। देखिए एक तो चीज़ें समझ में आए, यहाँ पर हेडिंग हमने कहा था कि हर जो निबंध है उससे 15-15 हेडिंग पहले रट लीजिए। सबसे पहले काम आपका हेडिंग रटने की होना चाहिए, हेडिंग ध्यान में ज़रूर होना चाहिए। हेडिंग ध्यान होगी तो उसके अंदर 150 शब्द आप लिख ही देंगे हर तरह से, और हम 1500 से या 2000 शब्दों में निबंध आपके सामने लेकर के आते हैं, जबकि वहाँ पर 1000 में लिखना है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा शब्द आप भूल ही जाएंगे, प्रेशर में आप चीज़ें याद नहीं आती हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें याद आएंगी। यहाँ पर तो हर स्टूडेंट मास्टर बना बैठा है, वो इसमें अभी 50 बातें बताएगा, लेकिन बात असली परीक्षा आपकी परीक्षा केंद्र पर ही होती है। आप देखिए, मानसून का कमज़ोर होना, एक पॉइंट बिल्कुल, मानसून का कमज़ोर होना प्राकृतिक में ही आएगा। वर्षा का असमान जो है वितरण होना, ये भी उसी के अंदर मतलब जो है प्राकृतिक में आएगा। उच्च तापमान एवं अत्यधिक वाष्पीयकरण, तो अब ये भी देखिए बहुत ज़्यादा हीट काहे होती है कि नए नए औद्योगिकरण जो उद्योग बन रहे हैं, लाइट घर बन रहे हैं या भट्टे ईंट वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते हैं। यह भी वजह है कि वर्षा अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण कम होती है। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन, ये भी प्राकृतिक है, या फिर एल नीनो जैसी वैश्विक जलवायु घटनाएं। तो इस तरह से ये चीज़ें, इसमें चाहें तो और भी पॉइंट बढ़ा सकते थे, ठीक है। मौसमी परिवर्तन भी इसमें हो सकता था, वायु का अधिक तीव्र गति से चलने की बात हो सकती थी, यहाँ पर और भी चीज़ें बढ़ाई जा सकती थी। आगे सूखे के मानव जनित कारण क्या है। अब जो वो तो प्राकृतिक थे, अब मानव ऐसे काम कौन से कर रहा है जिसकी वजह से सूखा आ जाता है। देखिए हम इसको बहुत आसान करके इसलिए बताते हैं कि अधिकतर मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सब उर्दू वाले हैं, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है हिंदी की, और जबकि हिंदी बहुत आसान है। हमने कहा जिसने भी हिंदी सही कर लिया उसका सिलेक्शन 110% पक्का है। वजह, आप जैसे मान लीजिए उर्दू सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें आपने अगर मान लीजिए 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो ये 100 कॉपियाँ हो सकता है उर्दू के ही 4 टीचर, 3 टीचर या एक ही टीचर के पास कहीं भेज दी जाएँ, तो वो लगभग इक्वल नंबर दे देगा। अगर 100 कॉपियाँ एक टीचर उर्दू के पास पहुंच गई, एक ही टीचर के पास, तो वो सबको 90, किसी को 90 दे देगा, किसी को 95 दे देगा। हम एक एवरेज बता रहे, इतने देगा नहीं, किसी को 90 देगा, किसी को 85 दे देगा, 80 दे देगा, बस सबको वो इसी में निपटाएगा, 82 पर, 83 पर, 90 पर, इस तरह से चलेगा। तो अपने सब्जेक्ट में लगभग नंबर सबके एक बराबर आने वाले हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा होने वाला है कि हिंदी हर सब्जेक्ट में शामिल है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेसरों को कॉपी भेजी जाएंगी। तो हो सकता है कि आपकी कॉपी आपने 100 लोगों ने दिया है, तो हो सकता है कि ये 20 प्रोफेसरों के पास अलग अलग तरीके से कॉपियाँ चली जाएं। तो अलग अलग प्रोफेसर के पास कॉपी जाएगी तो अलग अलग उसका माइंडसेट भी होगा।
तो वो हिंदी में लगभग सब जो हैं प्रोफेसर अच्छा नंबर देने की कोशिश करेंगे, आपने अच्छा अगर लिखा, और अगर ख़राब लिखा है तो नंबर कम भी बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट माइंड का बंदा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाला अलग होगा, तो आपके नंबर यहाँ से कम होने के चांसेस भी हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए हिंदी में जो चीज़ देखी जाती है, जितनी मुझे जानकारी है, वो लेख जो होता है इसको ही देखते हैं, आपकी लिखावट चेक करते हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं चेक करेंगे। आपका पहले प्रस्तावना और नीचे आखिर में जो है निष्कर्ष सही होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका लेख टाप का होना है। हिंदी में जितना अच्छा लिख दोगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा, बस इतनी पक्की बात है। अब आगे देखिए, तो इसमें क्या होगा मानव जनित में, तो भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी देखिए घर घर में समरसेबल लगवा रखे हैं और 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, 50-50 बाल्टी मोटर चला के छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या मानव ने ये पैदा कर दी है सूखे की। उसके बाद में वनों की अंधाधुंध कटाई, आपने देखा होगा असम और मध्य प्रदेश के कितने अंधाधुंध वन जो है वो कटवाए गए हैं। इसके बाद में आगे है वर्षा जल का उच्च अधिक संचय होना, ठीक, जल का अपव्यय होना, वही अपव्यय मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। आगे देखिए अनियोजित सिंचाई व्यवस्था, कोई नियोजित सिंचाई व्यवस्था नहीं है, अनियोजित। आप तब भी नियोजित सिंचाई व्यवस्था है अनियोजित। पहले आपने देखा होगा कि टेपुल ऐसे चलते थे, ऐसे नाली बनी है, इनमें पानी जा रहा है खेतों में, तो आधा पद्दा पानी जाता था, आधा पद्दा जो है वो इधर ही उधर खराब हो जाता था। इस टाइम ऐसे अगर पानी अगर गिर रहा है तो इसमें पाइप बांध दिया जाता है और ऐसे ऐसे जहाँ ले जाना वहाँ चला जाता है। तो अब फिलहाल इसमें कोई थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। आगे जल स्रोतों का अतिक्रमण एवं प्रदूषण, तो ये भी आपको ने देखा होगा, जल को ज़्यादा प्रदूषित किया जा रहा है, तो इससे भी ये समस्या तैयार होती है। आगे कृषि पर सूखे का प्रभाव, तो प्रभाव क्या होगा ये तो आपको मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, उत्पादन घटता है तथा किसानों की आय में कमी आती है। बीज, उर्वरक एवं सिंचाई पर किया गया निवेश भी व्यर्थ हो जाता है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और कई बार उन्हें ऋण ग्रस्त होना पड़ता है। अब देखिए एक चीज़ बात यहाँ पर और भी चीज़ें अगर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए कृषि अगर प्रभावित हो गई किसान की, तो किसान के सामने समस्याएं जो यहाँ दी गई वही नहीं है, उसकी शिक्षा भी व्यवस्था खराब हो जाएगी, वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाएगा, खान पीन भी उसका खराब हो जाएगा, पहनावा भी उसका खराब हो जाएगा, उसके मतलब जो है तीज त्यौहार भी खराब हो गए, यानी जो है वो कल्चर भी खराब हो जाएगा। तो और भी चीज़ें यहाँ पर अपने दिमाग से ऐड कर सकते थे अगर हेडिंग आपको याद है, ठीक है। कुपोषण के मरीज उसके बच्चे हो सकते हैं, दवाइयों और स्वास्थ्य की समस्याएं उसके सामने खड़ी हो सकती हैं, मतलब मकान और रहने की व्यवस्थाएं खड़ी हो सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें समस्याएं सूखे पर निर्भर करती हैं किसान के लिए। आगे सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव में देखो, सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी, अभी हमने कहा था बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों का पलायन होता है। यही तो वजह है, सूखा अगर ना आए ज़्यादा और बाढ़ ज़्यादा ना आए, देखिए आपने देखा होगा हमेशा बिहारी जो होता है, बिहार का व्यक्ति भागकर हर जगह काम करता काहे नजर आता है, क्योंकि वहाँ बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है, इसी चक्कर में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार की समस्याएं तो हैं और बिहार की इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ भी है। कहीं देखो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या सूखा है और बिहार की सबसे बड़ी जो निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या है वो बाढ़ है। ये दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए पशुधन के लिए चारे और पानी की भी कमी हो जाती है। उद्योग तथा जल आधारित व्यवसायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, अगर खेती नहीं होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था भारत की भी तो गड़बड़ होगी। तो इतनी चीजें समझ गए होंगे। पर्यावरण पर प्रभाव, बिल्कुल पर्यावरण पर भी प्रभाव देख लीजिएगा। सूखे के कारण नदियां, तालाब और झीलें सूखने लगती हैं, भूजल स्तर नीचे चला जाता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है, वन्य जीव प्रभावित होते रहते हैं तथा जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। यही कारण है कि यहाँ पर हमने देखिए और भी चीज़ें बढ़ा दी थी। यही कारण है कि बहुत सी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ धरती से लुप्त होती गई, बिल्कुल होती जा रही हैं। अब इसके बाद में भूमि का मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों की संभावना बढ़ जाती है, जिसका सापेक्ष उदाहरण राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र देखा जा सकता है। देखिए राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, राजस्थान जो है वो ऐसे करके ऐसे जो बटा हुआ है, इसमें जो ये वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसी समस्या से ग्रस्त है। यानी जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, यानी जो भी उधर पाकिस्तान साइड में 5-6 जिले लगे हैं वो इसी समस्या से ग्रस्त हैं। आगे देखिए आगे है स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो स्वास्थ्य पर बिल्कुल पड़ेगा। जल की कमी और प्रदूषित जल के उपायों के अनेक बीमारियां फैलती हैं। देखिए जल से तो आपको मालूम है पीलिया है, तमाम ऐसी वैसी बीमारियां होती हैं, कुपोषण है, स्वच्छता की कमी है, मानसिक तनाव है, ये समस्याएं हो जाती हैं ऐसी जो जल से ही होती हैं। टाइफाइड वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। गर्मी की तीव्रता के कारण ही हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आगे सूखा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका,
तो अब ये भूमिका देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आगे तैयारी करना हो उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की और फ्री तैयारी करना हो तो ये अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। बस उर्दू में आपके हर चीज़ TGT, PGT, GK, GS जो भी चीज़ें नई शामिल होंगी वो सब हम अपने चैनल पर फ्री कराएंगे। बस ये है कि आप प्रैक्टिस के लिए और चीज़ों की अच्छी बेहतर जानने के लिए अपनी किताब शाहीन को मंगा सकते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं। आप अच्छी खासी अपने आप तैयारी इस पर फ्री करते रहिए। 15,000 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस पहले ही करा चुके हैं, वो आप करते रहिए जब तक वैकेंसी नहीं आती। बाकी किसी का कोर्स लेना चाहते हो तो लीजिए, हम अपना कोर्स नहीं बेचते हैं। आगे देखिए, आधुनिक विज्ञान ने सूखा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया। मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह तकनीक, रिमोट सेंसिंग, भूस्थानिक सूचना प्रणाली तथा ड्रोन तकनीक के माध्यम से वर्षा, मिट्टी की कमी और जल संसाधनों की निगरानी की जा रही है। सूखा रोधी बीजों का विकास, सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तथा जल संरक्षण तकनीकों ने कृषि को अधिक टिकाऊ बनाया है। तो ये चीज़ें समझ गए। बाकी चीज़ें हम पढ़ते हैं आपके सामने, लेकिन सारी चीज़ें वही है कि आपके पास अगर नोट्स है तो उसी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं, और इतने सारे टॉपिक हैं, कितना हम पढ़ सकते हैं भाई। 6 जो पुराने आए हुए हैं उनको मैंने तैयार करा दिया है, और 20 कम से कम निबंध अलग से तैयार करा दिए हैं। ये 26 निबंध हो गए हैं भाई साहब। इन 26 निबंध में आपका काम तमाम हो जाएगा, फंस जाएगा, झंझट खत्म। तो आगे देखिए, अब इसमें क्या है, सूखे के निवारण के उपाय। अब इनको पॉइंट के हिसाब से लिख दीजिएगा। आप कोई और निशान, हमने यहाँ पर सही का निशान बनाया है, या आप कोई और निशान इस्तेमाल कर सकते हो, कामा लगा सकते हो, पॉइंट डाल सकते हो, गिनतियाँ बना सकते हो 1 2 3 करके। तो सबसे पहले उपाय देखिए, वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना है, तालाबों, झीलों और जलाशयों को संरक्षण करना, भूजल के दोहन पर नियंत्रण करना, ड्रिप स्प्रिंकलर की सिंचाई का विस्तार करना, और वनों का संरक्षण एवं व्यापक वृक्षारोपण करना है। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता है। सूखा रोधी फसलों को प्रोत्साहन है। जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन है। आगे ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इतनी चीज़ें आपने देखी होंगी। आगे देखिए, सरकार एवं सामाजिक भूमिका। देखिए, सरकार के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां न डालो भाई साहब, हम कई बार कह चुके हैं, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ना डालो। ये हमारी जो जिसमें हम एक्सपोज करते हैं उसमें भी हमने कहा था कि सरकार पे अगर ज़्यादा जिम्मेदारियां डाली तो फिर वो ऐसी जिम्मेदारी निभाएगी। आपने सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दे दी वनों की रक्षा की, तो पता ही नहीं चला असम और मध्य प्रदेश के वन कितनी जल्दी सफा हो गए। आपने जब शिक्षा की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी तो फिर जंतर मंतर पर आपने स्थिति देख ली शिक्षा वालों की। आप जिस चीज़ की, गाय की रक्षा की गारंटी जब सरकार को आपने दे दी है संभव, तो उसने गाय की स्थिति आप देख सकते हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात करोगे तो महिला की स्थिति हुआ, मतलब अब आजकल उनके हिंदू धर्म और हिंदू भाइयों की रक्षा की गारंटी है। तो फिर आप देख ही रहे हैं, बाकी हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब वो जिस चीज़ की गारंटी ले लें, समझ लीजिए उसका इंतजाम हो गया सही से। आगे देखिए, तो सरकार एवं सामाजिक भूमिका। तो सरकार के ऊपर ज़्यादा लोड ना डालो, अपने आप जिम्मेदारी निभाओ। सामाजिक भूमिका पर अपने आप देखिए, सूखा प्रबंधन में सरकार और समाज दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। सरकार को जल संरक्षण योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, किसानों के लिए फसल बीमा, राहत सहायता, यानी वही जो योजनाएं चलती हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की चुनौतियाँ। तो जलवायु परिवर्तन में देख लीजिए, इसमें भविष्य की चुनौतियाँ क्या क्या होनी चाहिए। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्षा के परिवर्तन में, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आखिर में निष्कर्ष अगर देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष देखें, हमने कहा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़े देते हैं, इसको यहाँ से समझ लीजिए। सूखा एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, किंतु वैज्ञानिक योजना, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आधुनिक सिंचाई तकनीक, जल जागरूकता तथा प्रभावी सरकारी योजनाओं के माध्यम से इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जल ही जीवन का आधार है, अतः जल का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। सामूहिक प्रयासों से जल सुरक्षित और सूखा मुक्त भारत का निर्माण संभव है। और आखिर में इस तरीके की लाइन आगे देख सकते हैं, अरे यार, हाँ, जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है, आज का संरक्षण ही आने वाले कल की सुरक्षा है।
तो इस तरह से मैंने इसको पूरा कर दिया। देखिए ये भूकंप वाला भी हमने इसको करवा दिया है। ये सारी चीज़ें नोट्स में है, इतना हम पढ़ा तो नहीं पाएंगे। ये बाढ़ आपदा का भी हमने करवा दिया है। इसके अलावा आपने कल कहा था, हो सकता है देखेंगे, कल हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला। ये देखिए डिजिटल इंडिया वाला जो है वो भी हमने नए निबंध, यहाँ से देख लीजिए हेडिंग, नए निबंधों को हमने उसमें सब करवा दिया है नोट्स में। आप आगे यहाँ सर देखेंगे तो साइबर सुरक्षा है, AI है, जिन पर आ सकता है। देखिए साइबर सुरक्षा का है, ये भी निबंध हमने करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ यूट्यूब पर इतना करवा पाना बहुत मुश्किल है। आप इनको नोट्स को ही तैयार कर सकते हैं। बाकी जो है आपका जो भी सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा। और उर्दू और हिंदी दोनों के जो नोट्स हैं उनको हासिल करने के लिए हमने कई बार बताया है। ये जो नंबर दिखता है स्क्रीन पर 63 86 492 279, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब शाहीन को मंगवा सकते हैं घर पे। शुक्रिया, धन्यवाद।